तो समाचारों की बात करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले बात उन 6 खबरों की कर लेते हैं जिस पर आज नजर रहने वाली है। राजनीति की बात करेंगे तो देखिए आज सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, जो इस वक्त दिल्ली में हैं और लगातार विपक्ष के नेताओं से मिलते चले जा रहे हैं। आज नीतीश की मुलाकात केजरीवाल, सीताराम येचुरी और शरद पवार समेत कई बड़े बड़े नेताओं से होने जा रही है। दूसरी खबर देखिए शराब नीति पर। दिल्ली में मची सियासत को लेकर आज बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एलजी से मिलने वाले हैं और इस खबर पर भी हमारी नजर रहने वाली है। तीसरी खबर देखिए, आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने जा रही है। उस दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्तों के अलावा व्यापार और जल बंटवारे पर बातचीत हो सकती है। इस खबर पर भी आपको तमाम अपडेट्स देंगे। इंटरनेशनल खबरों की भी बात करेंगे तो आज ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने वाले हैं और लिज ट्रस नए पीएम की शपथ लेंगी। इसके बाद वो कल हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शिरकत करेंगे। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अमेरिका से आ रही है। यहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके फ्लोरिडा के घर से मिले दस्तावेजों की जांच आगे बढ़ना तय है। अगली खबर की बात करें तो उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग का असर जर्मनी में भी दिखने लगा है। यहां लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट को अभी बंद न करने का फैसला किया है। ये वो खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। बिल्कुल देखिए तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तमाम खबरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आज बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। तमाम खबरों को लेकर, चाहे नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद को लेकर किस प्रकार की उनकी जो सक्रियता बढ़ी है, आप पिछले कुछ दिनों में उनकी गतिविधियां देख रहे होंगे, जिस प्रकार उन्होंने आरजेडी से हाथ मिलाया और उसके बाद से लगातार किस प्रकार वो विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, पोस्टरबाजी चालू है। उसके बाद देखिए शराब नीति की अगर हम बात करें तो शराब नीति में भी लगातार देखिए सक्रियता किस प्रकार बढ़ रही है बीजेपी की। विपक्ष की ओर से इस प्रकार का पहले विधानसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद देखिए प्लाकार्ड लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और विधायक तमाम बर्खास्तगी की मांग करते रहे हैं। संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए थे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्होंने किस प्रकार से आरोप लगाया था और एक तथाकथित क्लिप भी उन्होंने दिखाई और तमाम तस्वीरें। देखिए 4 दिन के भारत दौरे पर कल पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची। शेख हसीना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे संबंध हमारे भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ बांग्लादेश से शुरू से रहे हैं और गीला हो गया मास्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती शेख हसीना बांग्लादेश। वैभव, यहाँ पे ये भी समझना बहुत जरूरी है कि किन बिंदुओं पे बातचीत होने वाली है। जो द्विपक्षीय वार्ता है, वाकई ये पूरी देश की नजर इस पे रहने वाली है। किन बिंदुओं पे चर्चा होने वाली है वैभव, उसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल देखिए रक्षा से लेकर पानी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में पिछले 1 हफ्ते से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां के कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव की मदद ली जा रही है। सबसे प्रभावित इलाकों में बेलांदूर, सरजापुरा रोड, व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड और बीईएमएल लेआउट शामिल है। इससे पहले 30 अगस्त को शहर में भारी बारिश हुई थी, तब भी ऐसे ही हालात बने थे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच बेंगलुरु में सामान्य से करीब 150% ज्यादा बारिश हुई है। इतनी बारिश बीते 32 सालों में नहीं हुई थी, यानी 32 सालों का रिकॉर्ड इस साल टूट गया है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य में स्टेट रिस्पांस फोर्स की एक और टीम बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ से निपटने के लिए 300 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। इस फंड से सड़कों, स्कूलों और दूसरे खराब हुए सरकारी संपत्तियों का मेंटेनेंस किया जाएगा। नाव और अन्य दूसरे जरूरी उपकरणों के लिए 9.5 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं।
शहर में वाटर ड्रेनिंग सिस्टम को सुधारने के लिए 1500 करोड़ का पैकेज भी तैयार किया गया है। बाढ़ का पानी रुकते ही इस फंड से ड्रेन का जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू किया जाएगा। देखिए, बारिश की बात हो रही तो बेंगलुरु में भी भारी बारिश के कारण शहर तालाब में नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको रोज दिखाते हैं भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के कई इलाकों में जल जमा हो चुका है। शहर के कई इलाके जो हैं तालाब की तरह दिखाई दे रहे हैं और निचले इलाके सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन राहत की बात बस यही है कि सैलाब के सितम के बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सैलाब में फंसे एक शख्स को बुलडोजर उसकी स्कूटी के साथ सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया और एक मरीज को रेस्क्यू करके व्हीलचेयर सहित बोट से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैलाब के सितम का अंदाजा इसी तस्वीर से लगाया जा सकता है कि एक ही सड़क पर नाव ट्रैक्टर साथ साथ नजर आ रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका में मचे कोहराम के बीच ये शख्स अकेले अपनी बेटी अपने बोट को लेकर रेस्क्यू करने निकल पड़ा और लोग जो है रस्सी के सहारे एक कार को पानी के बाहर खींचकर बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कितना आधुनिक शहर होने के बाद तमाम दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, लेकिन किस प्रकार दावों की पोल खोलती है तस्वीरें। सैलाब की मार से परेशान लोगों को रेस्क्यू टीम लगातार बचाने में जुटी। ये जब भी ऐसा बारिश होता है तभी ऐसा भर जाता है। आज मतलब कि यही साल से कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, इसलिए सबके बेसमेंट भर जा रहे हैं और जिन जिन का नीचे दुकान है उन लोगों का सबका तो पूरा खराब हो जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें थे जो मतलब तरकारी और रखे थे और कुछ लोग गाड़ी भी खड़ा थे, गाड़ी निकाल लिए, बच गया गाड़ी, और जो सामान था नीचे बैग वैग से पूरा खराब गए। हाँ, मतलब ये तरकारी और रखा था तो वही खराब गया पूरा, मतलब पानी अभी पानी में ही है, अभी निकला नहीं है। तो तकरीबन कितना फीट का पानी भरा है? पानी तो मतलब कि कितना फीट का वो बोल नहीं सकते, मगर पूरा भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कई अन्य शुभ समाचारों की और नए भारत की नई पहचान की बात आज कर लेते हैं। जिस रास्ते को अब तक देश राजपथ के नाम से जानता था उसे अब एक नई पहचान मिलने वाली है। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। 7 सितंबर यानी कल एनडीएमसी की एक अहम बैठक होने वाली है। उस मीटिंग में ही सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी जाएगी। 26 जनवरी 2023 को हर साल की तरह राजपथ पर देश की आन बान शान की झलक दिखाई देगी। हर साल की तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की संस्कृति और ताकत का बखान किया जाएगा। लेकिन तब तक राजपथ का इतिहास बदल चुका होगा। इसकी पहचान बदल चुकी होगी। दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ तब तक कर्तव्य पथ बन चुका होगा। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। 7 सितंबर को नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की विशेष बैठक में इस बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद इंडिया गेट पर नेताजी स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक का पूरा मार्ग अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने
जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश काल की याद दिलाने वाले नामों और प्रतीकों को हटाने पर जोर दिया था। पीएम मोदी की शुरू की गई मुहिम रंग ला रही है। औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े प्रतीकों से देश को आजाद किया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने इंडियन नेवी के नए निशान का अनावरण किया और अब बारी राजपथ के नए नामकरण की है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका होगा। और जब नया संसद भवन बन जाएगा तो ये रास्ता सत्ताधीशों को सीधा संसद भवन के अंदर लेकर जाएगा। उनको ये पथ याद दिलाएगा कि वो राज करने नहीं, अपने कर्तव्य को निभाने जा रहे हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब राजपथ का नाम बदला जा रहा है। इससे पहले भी इसका नाम बदला जा चुका है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, जहां सिर्फ राजाओं को ही जाने की इजाजत हुआ करती थी। यानी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासकों के अहम अधिकारी ही इस रास्ते से जाया करते थे। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में राजपथ का नाम किंग्सवे रखा था। आजादी के बाद 1955 में किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ किया गया। ये पूरी कवायद अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीकों से आजादी की है, साथ ही औपनिवेशिक मानसिकता से बदलाव की भी। अब इसमें लोकतंत्र की ताकत को जोड़ते हुए राज के साथ कर्तव्य को भी जोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की आजादी के साथ देखिए सांस्कृतिक आजादी भी बहुत जरूरी है, इसलिए कर्तव्य पथ बिल्कुल सही है, सटीक है। अब बात देखिए उस पहल की करने जा रहे हैं जिससे देश में शिक्षा की बड़ी क्रांति कहा जा रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खास तोहफा दिया है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ये ऐसे मॉडल स्कूल होंगे जो नई एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित होंगे। देखिए, देश भी आज नए सपने, नए संकल्प लेकर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये उन्हीं पर होने वाला है। आज से 25 साल बाद 2047 का हिंदुस्तान कैसा होगा? आजादी के 100वें साल का जश्न किस कदर मनाएगा? ये काफी कुछ आज की पीढ़ी तय करेगी। वो पीढ़ी जो आज स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही है। ये युवा शक्ति देश की दिशा और दशा तय करेगी। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्कूलों की भूमिका बड़ी होने वाली है और इसलिए शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के मुताबिक देश भर के 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PMSHRI योजना के तहत विकसित किया जाएगा। कुछ पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे। पीएम श्री स्कूलों में क्या खास होगा, अब ये भी जान लीजिए। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करेंगे। इन स्कूलों में आधुनिकतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और बाकी सुविधाओं समेत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये स्कूल किसी भी स्टूडेंट को उसकी रुचि के अनुसार फील्ड चुनने का मौका दे सकेंगे। यानी इन स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत किताबों में लिखी बातों को रटने की जगह सीखने पर जोर दिया जाएगा। रिसर्च आधारित पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि पढ़ाई का व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल हो सके। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे देश के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादाद में टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में।
पहली बार देश में इतना बड़ा मंथन हुआ है। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है। आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी ये जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून के महीने में पीएम श्री स्कूल योजना का ऐलान किया था और कहा था कि ये स्कूल नई शिक्षा नीति की प्रयोगशाला बनेंगे। उम्मीद है कि पूरी तरह आधुनिक तकनीक और सुविधा से युक्त पीएम श्री स्कूल भविष्य के छात्र तैयार करने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात होगी आतंक पर प्रहार की। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डॉग स्क्वाड को K9 विजन सिस्टम से लैस करने की अब योजना बनाई है। K9 डॉग विजन सिस्टम के जरिए दुश्मन की साजिशों को नाकाम किया जाएगा। क्या है ये डॉग विजन का सिस्टम और कैसे आतंकियों पर इस सिस्टम से नकेल कसी जा सकती है, देखिए पूरी रिपोर्ट। सीआरपीएफ के K9 डॉग स्क्वाड से आतंकियों का बचना अब मुमकिन नहीं। आतंकी कहीं भी छिपा हो, आकाश में हो या पाताल में, इन डॉग कमांडो की नजरों से बच नहीं सकेंगे, क्योंकि अब हाईटेक होंगे डॉग्स। K9 डॉग्स के पास होगी तीसरी आंख। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डॉग स्क्वाड को K9 विजन सिस्टम से लैस करने का प्लान तैयार किया है। इस नाइट विजन के जरिए हाईटेक K9 डॉग्स अब आतंकियों और नक्सलियों की हर गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। इस सिस्टम का इस्तेमाल सीआरपीएफ के बेल्जियन मेलिनोइस किस्म के डॉग पर किया जाएगा, जिससे इनकी ताकत और क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आतंकी अगर कहीं छिपे हों तो उनको इस कैमरे में कैद करके लाइव विजुअल लिए जा सकते हैं। इस लाइव विजुअल के जरिए सीआरपीएफ के कमांडो रियल टाइम में उन आतंकियों की जानकारी लेकर उन पर सीधा हमला कर सकते हैं। अब समझिए कि ये K9 डॉग विजन सिस्टम कैसे काम करेगा। K9 विजन सिस्टम सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो के पास मौजूद बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के डॉग के ऊपर चश्मे के तरीके से लगा दिया जाएगा। इस विजन सिस्टम में डॉग के ऊपर आंख पर 2 कैमरे और एक कैमरा पीछे लगा होगा, जिसके जरिए जिस दिशा में डॉग को उसका हैंडलर भेजेगा उस दिशा की पूरी वीडियो रियल टाइम पर कमांडो को मिलती रहेगी। 500 ग्राम के इस गॉगल नुमा विजन सिस्टम में डॉग के कान में एक कार्डलेस ईयरफोन भी होगा, जिसके जरिए डॉग अपने हैंडलर से मिले निर्देश के आधार पर तुरंत ही दूसरी लोकेशन पर चला जाएगा। खास बात यह है कि दुश्मन अगर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होंगे तो डॉग का हैंडलर उसके कान में लगाए गए ईयरफोन से पीछा करने का निर्देश दे सकता है। सीआरपीएफ आतंकी ऑपरेशन में पहले जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर नस्ल के कुत्तों की मदद लेती रही है, लेकिन अब इनकी जगह बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के डॉग का इस्तेमाल कर रही है। दुनिया भर में स्पेशल फोर्स आतंकवाद के खिलाफ अभियान में इन्हीं कुत्तों का सहारा ले रही है। बेल्जियन मेलिनोइस किस्म के ये डॉग बड़े सिर और चौड़ी नाक वाले होते हैं। बिना कोई गलती किए संदिग्ध मनुष्यों, विस्फोटकों और आईईडी की गंध पहचान सकते हैं। ये कुत्ता अपने सिर के इशारे से सटीक जानकारी दे सकता है। दूसरे खोजी कुत्तों की तरह ये भौंक कर इशारा नहीं करता, जिससे संदिग्धों के सतर्क होने की आशंका कम होती है। सीआरपीएफ और कोबरा में बेल्जियन मेलिनोइस के करीब 150 से ज्यादा ट्रेंड डॉग्स को रखा गया है। इन कुत्तों को अब K9 विजन सिस्टम से लैस किया जाएगा, यानी आतंक के खिलाफ सीआरपीएफ अब एक अचूक हथियार से लैस होने जा रही है, जिससे आतंकियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात राम के धाम में होने वाले भव्य दीपोत्सव की करेंगे। राम नगरी अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव और ज्यादा धूमधाम से होगा। दिव्य और भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में सरयू के किनारे इस बार लगभग 16 लाख दीपक जलाए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 14 लाख से ज्यादा दीपकों का नया कीर्तिमान बनाया जाए। इसके लिए 18,000 वॉलेंटियर्स की टीम बनाई जा रही है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा एनजीओ और समूहों के लोग भी शामिल होंगे। राम की पौड़ी के किनारे के वृहद क्षेत्र में सभी मंदिर पीले रंग में रंगे जाएंगे और दीपोत्सव के समय लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य दृश्य दिखाई देगा। अयोध्या में दीपोत्सव के पुराने रिकॉर्ड बदलते जा रहे हैं। ये सिलसिला बीते 6 सालों से चल रहा है। बीते 6 बरस से अयोध्या दिवाली के मौके पर कुछ यूं ही जगमगाती आ रही है। हर साल दीपों की संख्या बढ़ती जाती है। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली है, अयोध्या को यूं ही वो दिवाली के मौके पर रोशन करते आ रहे हैं। 1 लाख दियों से हुई शुरुआत इस दिवाली पर 14 लाख से ज्यादा दियों में बदलने वाली है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अफसरों की टीमें दौरा करने लगी हैं। रविवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। हर साल दिवाली के मौके पर अयोध्या में दियों की संख्या बढ़ती गई। 2017 में यूपी में योगी सरकार बनने के बाद सबसे पहली दिवाली मनाई गई। 2017 में 1,80,000 दिए जलाए। इसके अगले साल 2018 में 3,11,52 दिए जलाए गए। 2019 में संख्या बढ़कर 5,50,000 हो गई। 2020 में 5,51,000 दिए जलाए गए। 2021 में इस संख्या को बढ़ाकर 7,50,000 दीपक कर दिया गया। अब 2022 में तैयारी 14 लाख से ज्यादा दियों की है, जो 16 लाख तक हो सकती है। जाहिर है, इसे देखते हुए दीपक जलाने के स्थान भी बढ़ते जा रहे हैं। इस बार वॉलंटियर्स की संख्या भी ज्यादा होगी। लक्ष्मण घाट से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक सरयू तट दीपकों से जगमगाता दिखेगा। इसके अलावा अयोध्या के प्राचीन कुंडों, सरोवरों, परिक्रमा मार्गों और प्रमुख स्थानों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारी हम लोग को चल रही है। उसके बारे में बताया गया कि 14 लाख दिए हमारे यहाँ जलने हैं इस बार दीपोत्सव में, और उसके लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है। और यूनिवर्सिटी को भी हम लोगों ने फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया में उसको हम लोगों ने कर दिया है। तो धीरे धीरे ये बहुत बेहतर तरीके से आयोजित होगा इस बार, और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस बार कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी जोड़े जा रहे हैं। अवध यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर संयोजक बनाए गए हैं। दीपोत्सव में इस वर्ष नया कीर्तिमान बनाने के लिए 14,28,000 दीपों की जलाने की टारगेट है, लेकिन हम सरप्लस इसको 16 लाख मान के चल रहे हैं। कार्यक्रम में ड्रोन शो के जरिए हवा में भगवान के जीवन से जुड़ी लीलाएं पेश करने की तैयारी है। साथ ही ग्रीन पटाखों के जरिए आतिशबाजी करने की तैयारी है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव की ये परंपरा अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने में किसी नगीने की तरह शामिल हो चुकी है। वनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।